हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजी ज्ञान क्लासेस में। तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 143, जो कि पिछले बार AWAME की जो एग्ज़ाम हुए थे 70% का, उसी का पेपर है। और ये जो टेस्ट है हमारा 143 नंबर टेस्ट सीरीज के नाम से लिया गया था। अभी वर्तमान में मार्च महीना है 2025 का। चौथा संडे को जो टेस्ट होगा वो 192 नंबर का होगा, यानी कि हमारा टेस्ट सीरीज जो है 192 तक पहुँच गया है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप सब ने देखा भी है। इसमें 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया गया है। अब हम जो चलेंगे इस वीडियो में 31 से लेके 110 तक सारे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिले और आपको इसका फ़ायदा मिले। चलिए हम लोग 31 से शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं 31 से। 31 है मटेरियल, क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी से ये क्वेश्चन है। इन ए लेथ मशीन द टूल हैज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। लेथ मशीन में जो टूल्स होता है, लेथ मशीन का मोशन नहीं पूछ रहा है, इसमें टूल्स का मोशन पूछ रहा है। तो टूल्स का कितने मोशन होते हैं, तो टूल्स के दो ही मोशन होते हैं, एक रोटरी और एक लाइनर, लीनियर, ठीक है, LINEAR। दो मोशन होते हैं। लेथ मशीन बहुत ही उपयोगी एक मशीन है, जो कि रेलवे या प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ही यूज़फुल है। बहुत सारे इससे काम निकाले जाते हैं, जैसे टर्निंग होता है, व्हील टर्निंग जो आप देखते हैं, व्हील जो घिसाव होता है वो भी होता है। फेसिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, बोरिंग होता है, नर्लिंग जो KNURLING, नर्लिंग जिसको बोलता है, के साइलेंट होता है, वो भी होता है। टैपिंग होता है, ग्रूविंग होता है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें किए जाते हैं। तो हम समझते हैं कुछ इसके बारे में। जो टर्निंग है या इसके बारे में थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टर्निंग जो होता है वो इसको जो किसी भी चीज़ का टर्निंग कर रहे हैं तो उसका जो डाया है उसको रिड्यूस करने का, यानी उसको छीलने का काम करता है टर्निंग में। जैसे आपने देखा होगा कि कोचिंग स्टॉक में या वैगन स्टॉक में व्हील डाया वेरिएशन का आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक जो एक्सल होते हैं उसमें दो पहिए होते हैं, दो व्हील होते हैं, दोनों व्हील के बीच में डाया में कितना डिफरेंस होगा, कितने डिफरेंस होगा, क्या वेरिएशन होगा टर्निंग ऑन व्हील करके पूछता है क्वेश्चन। जब व्हील का टर्निंग होगा तो क्या होगा। तो एक एक्सल के में 0.5 mm का डिफरेंस होता है। एक बोगी में कोचिंग स्टॉक में 13 mm का व्हील वेरिएशन होता है, और एक पूरा कोच में एक बोगी में 5 mm का होता है और पूरा कोच में 13 mm का होता है, ठीक है। कोचिंग स्टॉक में एक एक्सल पर 0.5, एक बोगी में 5 mm और पूरा कोच में 13 mm का होता है। वहीं वैगन में एक एक्सल पर तो सेम ही होता है 0.5, ठीक है, पूरा बोगी में 13 होता है और पूरा वैगन में 25 mm का होता है। तो ये टर्निंग जब व्हील होता है उसी समय इस बात को ध्यान में रख के इस तरह का टर्निंग किया जाता है। मान लिया कि एक चक्का जो है कोचिंग स्टॉक का या वैगन स्टॉक का 960 है, ठीक है। 960 कैसे होगा, नौ कोचिंग स्टॉक में तो 915 होता है ना। चलिए हम लोग मान लिए कि 900, मान लिए 900, ठीक है। तो एक दूसरा जो इसी एक्सल पर एक और व्हील है, ठीक है, वो 905 यदि है, 905 है, तो हम टर्निंग करना है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इस चक्का को इतना छीलना पड़ेगा कि दोनों का डाया में 0.5 mm से ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वही टर्निंग होता है। तो ये टर्निंग लेथ मशीन पर किया जाता है। क्यों किया जाता है, डाया को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ये आपने एक सीखा टर्निंग का। दूसरा होता है, बहुत सारे होते हैं, फेसिंग होता है। फेसिंग में क्या होता है कि कोई भी साफ्ट है, उसका फेस है, उसका फिनिशिंग या उसमें कुछ करना है तो उसको करने का काम करता है ये फेसिंग ऑपरेशन में लेथ मशीन। उसके बाद ड्रिलिंग तो आप जानते हैं, ड्रिलिंग में होल किया जाता है। उसके बाद बोरिंग होता है, बोरिंग ड्रिलिंग के बाद किया जाता है। ड्रिलिंग में सिर्फ होल किया जाता है और उसी होल को बड़ा करने के लिए बोरिंग का काम किया जाता है, ठीक है। तो बोरिंग में आप याद रखिएगा इन लार्ज ऑफ होल, शाफ्ट का जो होल है उसको इनलार्ज करेगा और बड़ा करेगा। उसके बाद एक नर्लिंग होता है, वो शेप देने का काम करता है। कोई भी शाफ्ट को किस शेप में देना है, किस शेप में बनाना है, तो शेप ऑन शाफ्ट होता है वो नर्लिंग। उसके बाद टैपिंग होता है, जो एग्जिस्टिंग होल होता है, पहले से जो होल बने हुए हैं उसके अंदर को का जो थ्रेड कटिंग है वो काम करता है टैपिंग में, थ्रेड कटिंग किया जाता है। उसका ग्रूविंग होता है। ग्रूविंग भी आप रेल के रूल से ही समझ लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
किसी भी व्हील पर, सभी व्हील पर तो नहीं देखने को मिलेंगे, किसी किसी व्हील पर आपको देखने को मिलेगा ये ग्रूव मार्क इस तरह से। तो ये क्या होता है? ये होता है कंडेमनिंग मार्क, मतलब यहाँ ग्रूव मार्क तक ये चक्के यदि घिस गए हैं व्हील, तो इसके बाद ये कंडेमनिंग माना जाएगा। तो वही ग्रूविंग का काम होता है लेथ मशीन पर। इसका क्या मीनिंग है? ये कंडेमनिंग मार्क लगाने का काम करता है ये ग्रूविंग के ऑपरेशन के अंतर्गत। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, वो 2 टाइप ऑफ मोशन, एक होता है रोटरी और दूसरा होता है लीनियर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर्स डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इस तरह के उपकरण हैं, जैसे माइक्रोमीटर्स है, कैलिपर्स है या डायल इंडिकेटर्स, ये सब जो हैं, इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किस जो गेज का इस्तेमाल किया जाता है? एक स्लिप गेज होता है, इसमें बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं और उस ब्लेड्स का जो डायाज होता है 0.5 mm, 0.6 mm, 1.002 mm तरह के, 10 mm, 15 mm, 50 mm, 60 mm तक का होता है, उसमें गेज होता है, ठीक है, ब्लेड। वो उसी से आपका इसका एक्यूरेसी चेक किया जाता है। तो ये इसका 32 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्लिप गेज। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। रेल व्हील फैक्ट्री एंड रेल व्हील प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे प्रोड्यूसेस रेल व्हील डिस्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ये जो रेल व्हील जो फैक्ट्री है RW, वो बेंगलोर में है, और रेल व्हील प्लांट जो बेला में है, वो व्हील बनाने का काम करता है। और उस व्हील को बनाने के दौरान जो किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है। तो कास्टिंग होता है, एक फोर्जिंग भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको शेप देने के लिए, लेकिन मेन रूप से ढलाई जो होता है, कास्टिंग, वही होता है। आपने देखा होगा व्हील पर इस तरह से ऐसे बना हो रहेगा, जिससे लगा होगा, आपको लगेगा कि अलग से मटेरियल यहाँ रखा गया है, तो वो कास्टिंग के ही का ही निशान होता है। तो ये कास्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि ऑप्शन में कास्टिंग नहीं होता तो फोर्जिंग भी करेक्ट हो जाता, लेकिन कास्टिंग दिया हुआ है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंडीशन ऑफ फास्फोरस रिमूवल ड्यूरिंग व्हील कास्टिंग। व्हील कास्टिंग के दौरान फास्फोरस का परत भी आ जाता है, उसको नहीं आने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए वो जो टेम्परेचर का जो रेट है वो बढ़ाने का, वो लो किया जाता है। यानी कि रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज शुड बी लो, उसको लो किया जाता है, तब जाके जो फास्फोरस हैं वो हट जाते हैं। तो 34 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ए माइक्रोमीटर हैज़ नेगेटिव इरर ऑफ 0.03। एक माइक्रोमीटर है, इसका नेगेटिव इरर है, मतलब कितना भी मेजरमेंट करेंगे तो 0.03 उसका कम रहेगा उसमें। तो इसका जो एक माइक्रोमीटर में है, इसका 40.53 दिखा रहा है, तो उसका एक्चुअल जो इसका ये होगा, रीडिंग होगा, वो कितना होगा? तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे 0.03। तो जब जोड़ देंगे 0.03 तो ऑप्शन बी आ जाएगा 40.56, ठीक है। 40.53 था, उसमें 0.03 ऐड करेंगे तो 40.56 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि नेगेटिव एरर रहेगा तो उसको जोड़ना है, यदि पॉजिटिव एरर रहेगा तो घटाना है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीडेंट आर कैटेगराइज एड कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं, और ये जो एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपको PDF दिया गया है, उसमें ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं। कॉलिजन जो भी होता है, ट्रेन का जो कॉलिजन होता है, फायर होता है, ड्रिलमेंट होता है, मिसलेनियस होते हैं, वो सारे उसमें रखे गए हैं। हूटर कोड्स रखे गए हैं, किस साइड किसकी जिम्मेवारी क्या होती है, सब बहुत सारे एक्सप्लेन करके दिए गए हैं, और उसका वीडियो भी बनाया गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वो जो होता है कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, जो होता है कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, वो इसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि एक होता है कॉलिजन, जो कि A1 से A4 तक होता है, तो ये भी दिया हुआ है। लेवल क्रॉसिंग जो होता है वो C1 से C4 तक होता है, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, कॉन्सिक्वेंशियल के अंतर्गत आता है। और ड्रिलमेंट जो होता है D1 से D4, वो भी उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। उसके बाद जो ये जो ऑप्शन है कॉलिजन A1 से A4, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन में कॉलिजन आते हैं, फायर आते हैं, लेवल क्रॉसिंग आते हैं, ड्रिलमेंट आते हैं, मिसलेनियस भी आता है, जो E1 है वो भी आता है उसी में।
तो वो अगर है ऑप्शन में तो समझ लिए कॉन्सिक्वेंशियल टाइप का एक्सीडेंट है। और नॉन कॉन्सिक्वेंशियल यदि आपसे पूछा जाए तो उसी का जो दिए हमने बताया 5, अगर वो नहीं है तो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद ट्रेन के कई तरह के एक्सीडेंट होते हैं। एक देखिए, ट्रेन एक्सीडेंट होता है और एक यार्ड एक्सीडेंट होता है, एक इंडिकेटिव एक्सीडेंट होता है, एक इक्विपमेंट फेल्यूर होता है, एक अनयूजुअल एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ट्रेन एक्सीडेंट में आपने देख लिया कंसिक्वेंशियल। एक यार्ड एक्सीडेंट होता है जिसमें कि ट्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है और वो होता है A5, B7, C9, D6 के अंतर्गत आता है। इंडिकेटिव एक्सीडेंट क्या होता है कि एक इंडिकेटिव एक्सीडेंट भी होता है, वो क्या होता है कि एक्सीडेंट की संभावना को बताता है कि एक ऐसा एक्सीडेंट की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं, तो वो आता है इंडिकेटिव एक्सीडेंट के अंतर्गत। और जो इंडिकेटिव एक्सीडेंट है उसके अंतर्गत जो F और G और H टाइप का जो एक्सीडेंट है वो इंडिकेटिव हाँ इंडिकेटिव टाइप का एक्सीडेंट है। उसके बाद एक इक्विपमेंट फेल्यूर होता है, उसमें क्या होता है कि फेल्यूर ऑफ लोको, फेल्यूर ऑफ रोलिंग स्टॉक, ये सब हो जाते हैं, तो वो भी एक इक्विपमेंट फेल्यूर एक एक्सीडेंट का ही प्रकार है। उसमें JKLM आते हैं। ठीक है, एक अनयूजुअल एक्सीडेंट होता है जिसमें कि रेलवे के जो एक्सीडेंट से रिलेटेड रूल है उसका उल्लंघन का जो काम है वो अनयूजुअल एक्सीडेंट में आता है। रियली में एक्सीडेंट होता नहीं है लेकिन उसको रेलवे रूल का उल्लंघन एक इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें NPQR ये 4 टाइप के एक्सीडेंट आते हैं अनयूजुअल एक्सीडेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीडेंट आर कैटेगराइज एज नॉन कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। नॉन कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो क्या होता है, तो हमने कंसिक्वेंशियल बता दिया और उसी का उल्टा होगा नॉन कंसिक्वेंशियल। ठीक है, तो 37 का आंसर जो हो जाएगा फायर इन ट्रेन B5 से B6। हमने बी फायर इन ट्रेन बताया B1 से B4 तक आता है, लेकिन यहाँ B5 से B6 दिया है, तो यही इसका नहीं में आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा B। ठीक है, नहीं में आ जाएगा। बाकी तो ये होते ही हैं, ये होते ही हैं, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो इसका आंसर B होगा 37 का B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हु इज एक्स ऑफिस चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं NDMA के, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। डेट भी अगर पूछता है तो 23 दिसंबर याद रखिएगा, 23 दिसंबर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। इसके जो मेंबर होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री का दर्जा उनको दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ART ड्यूरिंग नाइट। ART ट्रेन है, ठीक है, तो नाइट में जो इसका टर्निंग टाइम होगा वो 45 मिनट्स होता है, डे में जो होगा वो 30 मिनट्स होता है। दोनों बात याद रखिएगा, डे में 30 मिनट्स, नाइट में 45 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रात के दौरान पूछ रहा था तो ए हो जाएगा 39 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हु इज़ द इंटीग्रेटेड रेल मदद हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडियन रेलवे। रेलवे में जो रेल मदद का जो हेल्पलाइन है वो नंबर 139 है, 139। ठीक है, तो 40 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सभी स्टेटमेंट को पढ़ना है, कौन सा ट्रू है। रेल मदद इज अ मोबाइल ऐप टू रजिस्टर कंप्लेन बाय पैसेंजर थ्रू मोबाइल फ़ोन या वेब से, यानी कि इंटरनेट से, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है रेल मदद इज लिंकेड विथ रेलवे एग्जिस्टिंग टिकटिंग सिस्टम लाइक PRS से भी लिंक है, ये भी सही है बात है। रेल मदद PRS मतलब पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। रेल मदद इज ए सिंगल पोर्टल ऑफ ग्रीवांस इंक्वायरी एंड असिस्टिंग फॉर रेलवे कस्टमर, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर सब सही है, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए क्लास एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ए क्लास का जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है उसमें आपको सबसे बड़ा उपकरण उसमें 140 टन क्रेन का विथ मैच ट्रक, उसका मैच ट्रक के साथ जरूर रहता है। उसमें BCNHS वैगन भी होता है। ए क्लास के जो एक्सीडेंट के जो रिलीफ ट्रेन होंगे उसमें
140 टन क्रेन, उसके साथ उसका मैच ट्रक होगा। BCNHS वैगन होगा, क्यों होगा? जो इंजीनियरिंग और CNW का जो होगा मटेरियल्स जो होगा उसके लिए BCNHS वैगन का इस्तेमाल किया जाता है। BRNHS वैगन भी होता है, रेल्स एंड व्हील्स के लिए होता है, ठीक है, यानी कि रेल की जो पटरियां हैं उसके लिए या व्हील्स के लिए। क्रेन टूल्स, ये क्रेन टूल्स और इक्विपमेंट के लिए भी एक वाहन होता है। स्टाफ कार भी होता है, ऑफिसर्स कार भी होता है, पैकिंग वाहन होता है, HRE या ये जो पावर वाहन है वो भी होता है, इक्विपमेंट वाहन भी होता है। ये सारे उपकरण A क्लास ART के साथ ज़रूर होते हैं। तो आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? मेन जो इसका है 140 टन क्रेन इसका मेन उसका उपकरण होता है। बाकी किसी भी क्लास के A क्लास, B क्लास, C क्लास, 3 क्लास के ART होते हैं, तो बाकी A ही में सिर्फ 140 टन क्रेन होता है, बाकी सब में नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, आगे 43 नंबर, व्हाट इज द हुटर कोड व्हेन ओनली ART इज ऑर्डर्ड? ओनली ART का ऑर्डर कर रहे हैं तो हुटर कोड क्या होगा? ओनली ART का यदि आप ऑर्डर करते हैं और इसमें यह नहीं सी जिक्र किया है कि मेन लाइन ओपन है कि ब्लॉकेड है, ठीक है। जब मेन लाइन ब्लॉकेड रहेगा तो ART का जब ऑर्डर करेंगे तो इसमें 4 लॉन्ग होता है, बाकी कोई भी ऑप्शन उससे मिलता जुलता नहीं है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि 4 लॉन्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 लॉन्ग कब होगा? जब आउट स्टेशन पर कोई एक्सीडेंट होगा, मेन लाइन क्लियर होगा और ART का रिक्वायरमेंट होगा, सिर्फ ART का, तब 3 लॉन्ग होगा। कैसे हुटर कोड, कौन से हुटर कोड किस लिए हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला PDF में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिसिबल गेज टॉलरेंस ऑन स्ट्रेट ट्रैक? जो स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है, उसमें जो गेज होते हैं 1676 mm आप जानते हैं ब्रॉड गेज का होता है, और ये जो मीटर गेज होता है वो 1000 mm का होता है, नैरो गेज जो होता है 762 और 610 का होता है। तो उसमें टॉलरेंस भी आप सुने होंगे प्लस माइनस, आपने बहुत सारा ये जो क्लियरेंस टॉलरेंस पढ़े हैं ये जो कैरेज में, वैगन में या लोकोमोटिव में, तो प्लस माइनस होता है, यानी कि इतना प्लस या इतना माइनस। तो 1676 जो BG वाला जो गेज होता है ब्रॉड गेज, उसमें 1676, ठीक है, और प्लस माइनस 6 होता है, ठीक है, प्लस माइनस 6, जो कि ऑप्शन B में दिया हुआ है, तो 44 का हो जाएगा B। यही मीटर गेज या नैरो गेज में यदि पूछा जाता टॉलरेंस तो उसमें -3 + 6 होता है। ये मीटर गेज या नैरो गेज में -3 या +6 का टॉलरेंस होता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ सडन ड्रिलमेंट? अगर तुरंत ड्रिलमेंट हो गया है, गाड़ी से पटरी उतर गई है, तो इस संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंस्टेंट डिसमाउंटिंग ऑन व्हील फ्रॉम रेल, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है ग्रेजुएट क्लाइंबिंग ऑफ फ्लेंज ऑन रेल। तीसरा है फ्लेंज माउंटिंग मार्क आर अवेलेबल ऑन रेल टेबल। तो इसका A हो जाएगा। तुरंत जो है क्या हुआ है, व्हील जो है उतर गई है पटरी से, तो इसका A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 45 का A होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैशवर्दी डिजाइन? क्रैशवर्दी डिजाइन, कैशवर्दी डिजाइन के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, यानी कि सब सही है। टू एब्जॉर्ब कोलिजन एनर्जी इन कंट्रोल एंड प्रिडिक्टिव मैनर, टू रिड्यूस द रिस्क ओवर, ये जो है एक्सीडेंट से बचाने का, ये जो है ना कैशवर्दी, वो एक्सीडेंट से बचाने का काम करता है, ठीक है। और ये जो है जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवर रीडिंग, ठीक है, टू मेंटेन सर्वाइवल स्पेस ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और ऑक्यूपाइड एरिया, मतलब एक्सीडेंट से बचाने का ये काम करता है। तो 46 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा D। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमंग द फॉलोइंग अलाउंसेस अंडर चितरंजन लोकोमोटिव स्कीम? जो CLW का जो इंसेंटिव स्कीम है उसके अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, ठीक है। फैटिग अलाउंस ऑलरेडी दिया जाता है, फैटिग अलाउंस यानी कि थकान भत्ता ऑलरेडी आपको दिया जाता है। CLW पैटर्न का जो इंसेंटिव स्कीम है उसके अंतर्गत थकान भत्ता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कि
उसके बाद जो है जनरल हैंडलिंग एंड गेजिंग अलाउंस है, वो भी दिया जाता है, ठीक है, ये भी दिया जाता है। फैमिली अलाउंस तो संभव नहीं है इंसेंटिव में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंसेंटिव का भी बहुत ही खूबसूरत पीडीएफ और वीडियो भी बना हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें, और इंसेंटिव के मटेरियल से सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको जरूर याद करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द ओवरहेड कॉस्ट डज नॉट कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओवरहेड कॉस्ट जो है वो किस पर डिपेंड नहीं है। तो ओवरहेड जो कॉस्ट होता है वो इस तरह का कॉस्ट होता है जो बिजनेस कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट जो होता है एक बिजनेस कॉस्ट होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट मटेरियल्स नहीं होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है, सब चैनल के थ्रू होता है। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, आप पूरा फैक्ट्री का जो खर्च है वो आपको इसके अंतर्गत आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी आते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लेबर ओवरहेड नहीं आते हैं। टाउनशिप ओवरहेड भी होते हैं, आपको बताया गया। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब ओवरहेड के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो 48 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अंडर फैक्ट्री एक्ट हु इज नॉमिनेटेड एज ऑक्यूपायर और रेलवे वर्कशॉप। रेलवे वर्कशॉप में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एक हर वर्कशॉप में जो यूनिट होता है उसमें एक ऑक्यूपायर रखा जाता है फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो ओवरऑल कंट्रोल जिसका फैक्ट्री पर होता है वही ऑक्यूपायर को, वही वही पद ऑक्यूपायर को दिया जाता है। तो वर्कशॉप में आप जानते हैं कि जो चीफ वर्कशॉप मैनेजर यानी CWM जो है ओवरऑल कंट्रोल उन्हीं का होता है। तो ये CWM इसका चीफ वर्कशॉप मैनेजर करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं आपको ये CWM यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर ऑप्शन में नहीं है तो आप CWE भी लगा सकते हैं, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है CWM, तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 का ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। On normalization in time study, the actual time of all elements in the work cycle should be converted to time at which rating। मतलब कि जो टाइम स्टडी का जो ये है उसमें आपको सीलिंग लिमिट पूछ रहा है, सीलिंग लिमिट, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कितना पर, जो किस रेटिंग पर जो है सीलिंग लिमिट किस रेटिंग पर इंसेंटिव बनाया जाता है, तो वो 80% होता है, 80%, ठीक है। मैक्सिमम 80% पर बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एज पर इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड अंडर CLW पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम द सीलिंग लिमिट ऑफ प्रॉफिट इज फिक्स्ड एट द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड बेसिक वेजेस। सीलिंग लिमिट जो है 80% पर बनाया जाता है और उसका जो परसेंटेज जो बेनिफिट का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% है। यानी 50% से ज़्यादा जो है आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। प्रॉफिट जो है 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन CLW इंसेंटिव स्कीम सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुपरवाइजर इंसेंटिव सेक्शन आर पेड मंथली बोनस एट। जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है या सुपरवाइजर्स हैं उनको जो मंथली जो दिया जाता है इंसेंटिव वो कितना दिया जाता है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो उनका जो बेसिक पे है उसका 15% दिया जाता है, साथ ही उनके ड्यूटी ऑफ डेज़ को भी गणना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइज़र है यदि ड्यूटी से एब्सेंट है तो पूरा बेसिक का 15% दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सुपरवाइज़र भी यदि एब्सेंट होते हैं तो उनको उस हिसाब से इंसेंटिव काट लिया जाएगा। जितना दिन ड्यूटी प्रेजेंट है उतना दिन का बेसिक का 15% दिया जाएगा, ठीक है। तो 42 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 43। इन CLW इंसेंटिव स्कीम इफ डायरेक्ट वर्कर कंप्लीट ए जॉब ऑफ 4 आवर्स। एक डायरेक्ट वर्कर है वो 4 घंटे में काम को कंप्लीट कर दिया, अलाउड टाइम 3 आवर्स, ही विल बी पेड हाउ मच इंसेंटिव इन परसेंटेज, ठीक है। CLW प्रोत्साहन योजना में कोई प्रत्येक 4 घंटे का कार्य 4 घंटे का काम है, ठीक है, और 3 घंटे में पूरा कर लिया है तो उसको 33.33% दिया जाएगा इंसेंटिव, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1/3 भाग में उस काम को करना है। 80 घंटे का काम को आपको 60 घंटे में करना है, तब आपको 33.33 इंसेंटिव दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54।
अभी ग्रुप इंसेंटिव से क्वेश्चन है। इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हाउ मच इंसेंटिव इज पेड टू सपोर्ट डिपार्टमेंट एज कंपेयर टू एवरेज इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन शॉप। जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम होता है उसको प्रोडक्शन शॉप को 100% इंसेंटिव दिया जाता है, सपोर्ट शॉप को 80% इंसेंटिव दिया जाता है और सपोर्ट डिपार्टमेंट को 50% इंसेंटिव दिया जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, प्रोडक्शन शॉप को पूछ रहा है, तो 100% होगा, यानी कि इसका 54 का हो जाएगा। इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हाउ मच इंसेंटिव पेड फॉर सपोर्ट डिपार्टमेंट। सपोर्ट डिपार्टमेंट को पूछ रहा है तो सपोर्ट डिपार्टमेंट कितना होता है, 50% होता है। यदि प्रोडक्शन शॉप को पूछता तो 100 होता। 54 का ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनेलिंग लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में एनेलिंग किसी भी स्टील में हम लोग करेंगे तो उसका जो हार्डनेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए एनेलिंग का काम किया जाता है। ये हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है और हीट ट्रीटमेंट से भी मटेरियल बना हुआ है। आप लोग ज़रूर देखें, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं और बाकी जो क्वेश्चन है आ जाते हैं उनको समझा दिया जाता है थ्योरी के रूप में। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग एनेलिंग जो है, नहीं इसमें 55 का हो जाएगा रिड्यूस हार्डनेस होगा ना, तो 55 का हो जाएगा सी, यानी कि रिलीज द इंटरनल स्ट्रेस जनरेटेड ड्यूरिंग वर्किंग ऑपरेशन। इंटरनल जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, उसको यानी कि हार्डनिंग जो होता है उसको कम किया जाता है एनेलिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन 56 देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ केस हार्डनिंग प्रोसेस। केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या टाइप है, तो केस हार्डनिंग जो प्रोसेस है वो साइनाइडिंग है। ठीक है, साइनाइडिंग केस हार्डनिंग प्रोसेस साइनाइडिंग है। केस हार्डनिंग प्रोसेस में आता है आपको कार्ब्यूराइजिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हीटिंग, ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग, इतना आता है इसमें केस हार्डनिंग में। केस हार्डनिंग में फिर से सुन लीजिएगा, कार्ब्यूराइजिंग आता है, नाइट्राइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग, ये सब आते हैं। लेकिन इसमें ये सब ऑप्शन नहीं आते हैं, ये इसमें मिल गया है साइनाइडिंग, तो इसका 56 का हो गया डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ऑरेंज पील इज अ डिफेक्ट एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग। ऑरेंज जो पील होता है माने कि पेंटिंग के दौरान ये पेंटिंग का डिफेक्ट है। ठीक है, ऑरेंज का आपने गौर से यदि आप ऑरेंज के कलर को देखेंगे तो उसमें इस तरह का डॉट 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 आपको दिखने को मिलेगा। तो वही तरह का डिफेक्ट जो है पेंटिंग में आता है, उसको ऑरेंज पील कहा जाता है। ये किसका डिफेक्ट है, पेंटिंग का डिफेक्ट है। 57 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58। व्हाट इज द फुल फ्रॉम SLI इन 140 टन क्रेन। 140 टन के क्रेन में SLI का क्या फुल फॉर्म होता है, तो उसका होता है सेफ लोड इंडिकेटर। सेफ लोड इंडिकेटर यानी कि SLI। 140 टन क्रेन में सेफ लोड इंडिकेटर माने SLI। ठीक है, 140 टन क्रेन का भी PDF बना हुआ है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सा करेक्ट है। हम लोगों को सारा स्टेटमेंट पढ़ना होगा तब पता चलेगा कौन सा करेक्ट है। एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज्ड इन ICF कोचेस विथ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। BMBC जो ICF का जो कोच है उसमें एल टाइप नहीं होता है, के टाइप होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा बी है, एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी वैगन विथ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम यहाँ होना चाहिए, सिलेंडर नहीं सिस्टम। तो BMBS जो वैगन होते हैं उसमें के टाइप का इस्तेमाल किया था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी यूज इन LHV, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि LHV में डिस्क है ना, डिस्क वाला ब्रेक होता है ना, तो ये भी ये गलत हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ BWL व्हील्स। BWL जो प्रकार का जो वैगन है पहले चलता था, अब तो नहीं चलता है। इसका जो कंडेमनिंग डायमीटर है वो 860 mm का है। ठीक है, 860 mm का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन वर्किंग टाइम टेबल। वर्किंग टाइम टेबल में कौन मेंशन नहीं है, तो इंजीनियरिंग टाइम अलाउंस,
ट्रैफिक रिकवरी टाइम, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, टाइम टेबल ऑफ गुड्स ट्रेन। ये टाइम टेबल ऑफ गुड्स ट्रेन इसमें नहीं है, तो इसका 61 का हो जाएगा डी। ठीक है, आपने कभी सुना नहीं होगा अनाउंसमेंट में कि इतना बजे से इतना बजे तक जाने का टाइम है गुड्स ट्रेन का, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो 61 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द रेडियस एट द रूट ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल। न्यू बॉर्न व्हील प्रोफाइल की रेडियस ऑफ रूट का नया जो होता है वो होता है 14 mm, और 13 mm में ये कंडेमनिंग हो जाता है। तो इसका 62 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेट स्टॉक। फ्रेट स्टॉक के जो इंटेंसिव एग्जामिनेशन होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है ऑल फ्रेट ट्रेन शुड बी सब्जेक्टेड टू इंटेंसिव एग्जामिनेशन एम्प्टी कंडीशन एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन। खाली स्थिति में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर इसका इंटेंसिव एग्जामिनेशन होता है। इन एक्सेप्शनल केस, मतलब कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि लोडेड में भी इंटेंसिव एग्जामिनेशन हो जाता है, यानी किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो होता है, सही बात है। ऑल फ्रेट ट्रेन शुड बी री एग्जामिन इफ स्टेबल फॉर मोर देन 24 आवर्स। यानी कि 24 आवर्स से आप जानते हैं कि कोई भी गाड़ी कहीं जगह स्टेबल हो गया यार्ड में तो उसको बीपीसी इनवैलिड हो जाता है, तो फिर उसके इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, यानी कि इसका सारा आंसर जो है ये ऑप्शन सही है, 63 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैंज सरफेस ऑन ट्रेड ऑन बीजी वैगन। बीजी वैगन में आप जानते हैं जो फ्लैट सरफेस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60 mm है, और कोचिंग स्टॉक में 50 mm है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द व्हील गेज मेजर्स। व्हील गेज कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी को मापा जाता है। व्हील गेज तो वो होता है फ्लेंज डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेंज ऑफ टू व्हील ऑन सेम एक्सल। एक ही एक्सल के दो व्हील का फ्लेंज है उसके बीच की दूरी जो होता है वही व्हील गेज होता है। ठीक है, LHV में अलग होता है, ICF में और LHV में। अब तो LHV का भी +2 -1 हो गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड व्हील गेज 1600 mm होता है कोचिंग स्टॉक में या वैगन में, +2 -1 यानी 1599 से लेके 1602 तक होता है। स्टैंडर्ड जो होता है वो 1600 mm होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सल। एकीकृत जो भाग है इंटीग्रेटेड पोर्शन है वो जर्नल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। what will be result of displaced adapter in कैस्नप बोगी। डिस्प्लेस्ड कैस्नप बोगी में जो एडाप्टर होते हैं आप देखते हैं जो रोलर बियरिंग होता है वहीं पर ऐसे एडाप्टर लगाया जाता है और उसके बाद एम पैड लगाया जाता है। यदि किसी प्रकार की पैकिंग है, पतली वाली पैकिंग है, यानी कि 12 mm का पैकिंग है तो एडाप्टर के ठीक बाद लगाया जाता है, और 37 mm का जो पैकिंग है वो ये एम पैड के ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो एडाप्टर होता है वो यदि डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग ऑफ बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। परमिसिबल थिकनेस ऑफ कैस्नप बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक वाइल लीविंग यार्ड। यानी कि यार्ड से यदि वहाँ से छोड़ रहे हैं तो यार्ड में यदि कैस्नप बोगी का जो ब्रेक ब्लॉक है उसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो BOY वैगन को छोड़ के, बॉय वैगन को छोड़ के 20 mm है। यदि बॉय वैगन है तो 10 mm है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 20 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन फ्रेट स्टॉक विथ लोड सेंसिंग डिवाइस इन एम्प्टी कंडीशन। लोड सेंसिंग LSD लगा हुआ है तो ठीक है, तो उसमें दो तरह के ब्रेक अप्लाई होते हैं, लोडेड में अलग होता है और एम्प्टी कंडीशन में अलग होता है। यदि गाड़ी लोडेड है तो उसमें जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जो जाएगा AR से वो 3.8 ± 0.1 kg/cm उसका आएगा। लेकिन ये एम्प्टी में पूछ रहा है। ठीक है, तो एम्प्टी में क्या है 2.2 ± 0.25 इतना प्रेशर जाएगा। यानी कि कम वजन है तो हल्का ब्रेक लगाएगा, ज़्यादा वजन है तो ज़्यादा ब्रेक लगाएगा। ऐसे याद करने से आप इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन ए ग्रूव फॉर लोड बेयरिंग एंड स्नबर स्प्रिंग। यानी कि जो हम लोग कम्बिनेशन करते हैं स्प्रिंग का कैस्नप बोगी में, ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर जो वेज ब्लॉक लगा हुआ होता है ये वेज ब्लॉक, और इसी के नीचे ये
स्नबर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। तो स्नबर स्प्रिंग जब लगाएंगे तो ये 2 स्प्रिंग स्नबर का लगता है, 2 लगता है स्नबर का, दोनों सिर्फ आउटर होता है। सिर्फ जो LWH-25 बोगी जो है, जो कि जिसमें बॉक्सन एस में जो वैगन लगते हैं, जो बोगी लगते हैं, उसमें स्नबर इनर और आउटर होता है। बाकी सब में 2 ही स्नबर एक तरफ रहता है, 2 स्नबर दूसरी तरफ, यानी कि एक बोगी में 4 स्नबर स्प्रिंग होते हैं। तो दोनों स्नबर स्प्रिंग के बीच का जो लंबाई है उसका वेरिएशन में 3 mm का डिफरेंस है तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो 70 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन का जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसके जो स्टैंडर्ड थिकनेस होते हैं वो 58 mm का होता है, और 10 mm तक जब तक रहेगा, यानी एल टाइप यदि है 10 mm तक हो जाएगा तब तक ये चलेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंडेमनिंग हो जाएगा, यानी कि 10 mm तक कंडेमनिंग होता है। आगे देखते हैं, 10 mm हो गया तो कंडेम हो गया, समझ गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। In premium rack, the train originating from primary depot should have a brake cylinder operating percentage of। ब्रेक सिलेंडर का ऑपरेटिंग परसेंटेज पूछ रहा है, ब्रेक सिलेंडर का ऑपरेटिंग परसेंटेज पूछ रहा है, तो ब्रेक सिलेंडर का या डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व का जो ऑपरेटिंग परसेंटेज होता है वही बीपीसी होता है। ठीक है, यानी कि घुमा फिरा के आपको बीपीसी ही पूछ रहा है, तो 72 का हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो प्रीमियम रैक है उसका जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो ब्रेक बीपीसी होता है वो 95% होता है, और इन रूट जो है कहीं कहीं आपको नोट स्पेसिफाइड लिखेगा, कहीं आपको 75 ऑप्शन देगा, कहीं आपको 90 देगा। ठीक है, तो नोट स्पेसिफाइड भी करेक्ट है, कहीं कहीं मैनुअल में ये भी लिखा हुआ है। और 75 जो होता है इन रूट वो ऑर्डिनरी इन टू इन रेक का होता है, प्रीमियम इन टू इन रेक का 90 होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर 90 नहीं है तो आप 75 भी पर भी जा सकते हैं और नोट स्पेसिफाइड पर भी जा सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 85 भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी विवाद का ये सब्जेक्ट है, ये जो दूसरा वाला है इन रूट में इन टू इन रैक का जो बीपीसी परसेंटेज है वो अपने ऑप्शन के अनुसार आप चुन लेंगे। ठीक है, आगे इस यहाँ जो हमने इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर पूछ रहा था तो हमने 95 लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। हाउ मेनी साइड फ्रेम आर फिटेड इन कैसनप ट्रॉली बोगी। कैसनप ट्रॉली या बोगी में कितने साइड फ्रेम लगे होते हैं, तो आप जानते हैं कैसनप ट्रॉली में या बोगी में साइड फ्रेम 2 लगे होते हैं, 2, तो 73 का हो जाएगा। इस तरह से बोगी होता है ना, इस तरह से बोगी होते हैं, ये एक्सल हो रहा होता है, यहाँ बलिस्टर लगता है और यहाँ जो चक्के लगते हैं, एक्सल है तो ये चक्का लगेगा। तो ये 2 ये साइड फ्रेम हो गया, एक ये साइड फ्रेम, 2 साइड फ्रेम होता है। ये जो स्प्रिंग प्लैंक है उससे आपस में जुड़ा रहता है, ये स्प्रिंग प्लैंक से नीचे पुश रॉड होता है, बहुत सारे रिविट्स होते हैं, इधर स्प्रिंग होते हैं। आपको कैसनप बोगी का भी बहुत ही खूबसूरत वीडियो और पीडीएफ दोनों बना हुआ है, वीडियो भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं उनको दिया गया है ऑलरेडी, नहीं मिला है तो ले सकते हैं। तो 73 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ कैसनप 22W रेट्रोफिटेड। ये रेट्रोफिटेड जो कैसनप 22W है उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि कंडेमनिंग जो व्हील डाई होगा वो 956 तक ही हो जाएगा, नया तो 1000 सबका ही है। ठीक है, तो ये आपको 956 इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट टाइप ऑफ साइड बियरर आर फिटेड इन कैसनप 22W मॉडिफाइड बोगी। कैसनप 22W M में जो साइड बियरर होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसनप 22W जो होता है उसमें सीसी टाइप का, यानी कि कांस्टेंट कांटेक्ट टाइप का साइड बियरर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कांस्टेंट कांटेक्ट में रोलर टाइप भी होते हैं, नहीं रोलर टाइप अलग है, कांस्टेंट कांटेक्ट जो है रोलर टाइप का जो साइड बियरर होता था वो कैसनप 22W में लगता था, WM में नहीं। ठीक है, कांस्टेंट कांटेक्ट में आते हैं मेटल बॉन्डेड और PU यानी कि पॉलीयूरेथेन, ये 2 आते हैं कांस्टेंट कांटेक्ट में। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा CC टाइप यानी कांस्टेंट कांटेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ बियरर्स सॉरी साइड बियरर्स है ना, बियरर्स आर फिटेड इन कैसनप 22W। कैसनप 22W में उसमें जो फिट किया जाता था वो
रोलर टाइप फिट किया जाता था, और कैसनव 22W में जो फिट किया जाता था वो सीसी टाइप और रोलर टाइप दोनों फिट किया जाता था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, डी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट टाइप ऑफ पीवोट यूज इन कैसनव 22W ट्रॉली। कैसनव 22W ट्रॉली में जो पीवोट इस्तेमाल किया था यानी सेंटर पीवोट, वो कैसा था वही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो IRS टाइप का होता था, ठीक है। अभी वर्तमान में दो टाइप का चल रहा है सेंटर पीवोट, एक स्फेरिकल होता है जो कि कैसनव 22 NLB बोगी में इस तरह के बियरर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पीवोट के लिए जो अपर जो उसका जो है वैगन का जो पीवोट है वो इसमें घुसता है, ठीक है। और एक होता है फ्लैट टाइप, ऐसे होता है, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल वॉशर भी लगाया जाता है और ग्रेफाइट फ्लैग का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो कि क्वांटिटी है 200 से 300 ग्राम। आवश्यक रूप से इसमें ग्रेफाइट फ्लैग पाउडर उसमें दिया जाना चाहिए 200 से 300 ग्राम का। तो वो फ्लैट टाइप में हॉरिजॉन्टल वॉशर और उसके बाद ऊपर से ग्रेफाइट फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हो गया फ्लैट टाइप। और एक स्फेरिकल टाइप हमने बोला, ग्रेफाइट फ्लैग का इस्तेमाल स्फेरिकल टाइप में भी किया जाता है। तो वो NLB जो बोगी हैं या HS के जो नॉन मॉडिफाइड बोगी हैं उसमें स्फेरिकल टाइप के सेंटर पिवट होते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, IRS टाइप इसका 78 का 77 में थे ना, 77 का A करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट टाइप ऑफ पिवोट इज यूज्ड इन कैसनव 22WM 22NL एंड अदर टाइप ऑफ कैसनव ट्रॉली। किस प्रकार के व्हाट टाइप ऑफ सेंटर पीवोट, किस तरह का पीवोट यूज किया जाता है, ठीक है। तो UIC स्फेरिकल टाइप, ठीक है, हमने अभी बताया। NLB ये सब में जो है UIC टाइप का स्फेरिकल इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बॉलिस्टर इन कैसनव 22HS। कैसनव 22HS बोगी है, उसके जो साइड फ्रेम बॉलिस्टर के बीच जो नॉमिनल क्लियरेंस है वो कितना आता है, ये आपको कैसनव का भी वीडियो बहुत ही, अब तो पहले बता भी दिया। कैसनव का PDF या वीडियो दोनों आपके पास होना चाहिए, और वीडियो भी देखिए, मटेरियल भी पढ़िए, तभी आपको क्वेश्चन याद होगा। सारे पार्ट्स को अलग अलग करके समझाया गया है। तो 79 जो है उसका आंसर हो जाएगा 25 mm। जो बॉलिस्टर होता है और जहाँ साइड फ्रेम आपस में मिलते हैं, ये साइड फ्रेम के ये बॉलिस्टर मिलते हैं, यहीं पर जो क्लियरेंस होता है, यहाँ पर कई क्लियरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये लेटरल क्लियरेंस हो गया साइड फ्रेम बॉलिस्टर के बीच का, वो 25 mm होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा C। 78 देखिए। व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम बॉलिस्टर इन कैसनव WM NL NLB। ये NL और NLB में या W या WM में इसका क्लियरेंस अलग है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है, 18 mm हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट इज द पीरियड ऑफ POH ऑफ डिपार्टमेंटल कोच। डिपार्टमेंटल कोच का POH पहले 42 मंथ्स पर होता था, अब इसका 48 हो गया है, ठीक है। और IOH जो होता है वो 12 मंथ पर होता है, याद रखिएगा दोनों बात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इन HHP, अब लोकोमोटिव से आ गया। इन HHP लोकोमोटिव इंजन शुड बी प्री लुब्रिकेटेड बिफोर स्टार्टिंग, इट इज हैज़ बीन शट डाउन। मतलब जो कोई भी इंजन है वो स्टार्ट करने से पहले लुब्रिकेट किया जाता है, तो उसको कब बंद किया गया होगा तब ये नियम लागू होगा, ठीक है। तो इंजन में जो है एक इंजन लॉग बुक भी होता है, ठीक है। इंजन लॉग बुक में लिखा हुआ होगा कि कब इंजन बंद हुआ है। यदि 48 आवर्स के पहले बंद हुआ है तो उसको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उसके बाद हुआ, उसके पहले हो गया है, तो उसको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत है, यानी कि मोर देन 48 आवर्स अर्लियर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इन 3-phase ईमू रैक विच इज़ द लीडिंग कोच। ईमू रैक जो है इस बार चैप्टर में ईमू नहीं दिया है, इस बार जो 70% का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसमें मेमू दिया है, और मेमू का वीडियो भी बना हुआ है, PDF भी बना हुआ है। जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं सबको लगभग दिया गया है, यदि आपने नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिएगा, उसका वीडियो भी बना हुआ है। तो 3-phase ईमू जो रैक है उसमें पूछ रहा है कि लीडिंग कोच कौन सा होगा। लीडिंग कोच, तो जो ईमू है उसमें जो लीडिंग कोच होगा वो होगा
ड्राइविंग ट्रेलर कोच यानी डीटीसी, आपने वंदे भारत एक्सप्रेस देखा होगा, वो ईमू के बेस पर ही वंदे भारत बनाया गया है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कोई एग्जाम में, 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो किस ट्रेन को बेस पर बनाया गया है, तो वो ईमू के आधार पर ही बनाया गया है। तो 83 जो है उसका आंसर हो जाएगा सी। अब आपसे पूछेगा कि डेमू में सबसे पहले क्या होता है, तो डेमू में डीपीसी होता है, टीसी होता है और डीटीसी होता है, यानी कि ड्राइविंग पावर कार होता है, टीसी मतलब ट्रेलर कार होता है और डीटीसी मतलब ड्राइविंग ट्रेलर कार होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक लीडिंग कोच इसमें हो सकता है, डीपीसी भी और डीटीसी भी। ठीक है, मेमू में तो आप जानते ही हैं कि डीएमसी होता है, टीसी होता है, उसके बाद सिर्फ टीसी ही होता है। आगे जो लीडिंग कोच होता है मेमू में वो डीएमसी होता है, यानी ड्राइवर मोटर कोच। ठीक है, मेमू में डीएमसी लीडिंग कोच होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस ड्यूरिंग डायनेमिक ब्रेक एप्लीकेशन इन अल्को लोकोमोटिव। अल्को लोकोमोटिव में डायनेमिक जो ब्रेक एप्लीकेशन होगा वो क्या होता है, उसमें वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑल ट्रैक्शन मोटर आर कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर में हो जाता है। मतलब डायनेमिक ऑपरेशन में क्या होता है ब्रेक कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई करना है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिकली होता है, सब में ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं एक्सल को चलाने के लिए। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है, जो इसका इलेक्ट्रिक पावर होता है वो कट हो जाता है, और उस दौरान भी जो चक्का आपस में घूमता रहता है। तो चक्के जो आपस में घूमते रहते हैं, एक्सल जो घूमते रहते हैं, तो उस समय जो ट्रैक्शन मोटर होता है वो डीसी जनरेटर का काम करता है, और एक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी होता है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो जो ट्रैक्शन मोटर है उसके लाइन कट हो जाएंगे, लेकिन उस पीरियड में भी एक्सल घूमता रहेगा और ट्रैक्शन मोटर भी कुछ दूर तक घूमता रहेगा। तो जितनी दूरी घूमने में वो लगाएगा, जितना राउंड ऐसे ऐसे घूमेगा, उसी बीच में जो यहाँ पर एक अल्टरनेटर के हिसाब से यहाँ से जो बिजली है ये जो घूमता है, इससे बिजली बना लिया जाता है। ठीक है, उसी पीरियड में, और उस बिजली जो है लोगों में लाइट्स में ये सब में जलाने का उस बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। वही होता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, और एक होता है डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो दोनों आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। इन ट्रैक्शन अल्टरनेटर इन अल्को लोकोमोटिव, अल्को लोकोमोटिव में ट्रैक्शन अल्टरनेटर में क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो वो जो होता है वो फील्ड इज रोटेट्स, आर्मेचर इज स्टेशनरी। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जो ट्रैक्शन जो अल्टरनेटर जो होते हैं वो फील्ड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इस तरह से करते हैं, और उसी हिसाब जो मोटर आपने देखा होगा, मोटर, तो मोटर में क्या है, मोटर में बीच में इस तरह से ऐसे होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉइल्स लपेटे रहते हैं, कॉइल्स। तो मोटर घूमता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो उत्पन्न करता है, तो उसी से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। What is distributive of load in present between a center pivot and side bearer in WDM2 locomotive? WDM2 लोकोमोटिव में सेंटर पिवोट और किसके बाद पूछ रहा है, सेंटर पिवोट एंड साइड बीरर के बीच जो लोड का बंटवारा है वो कितना कितना होता है। ठीक है, तो सेंटर पिवोट, ठीक है, यानी केंद्र धुरी, और साइड बीरर, तो सेंटर पिवोट में जो होता है वो 60% लोड ऑब्जर्व करता है, और जो मिडिल एक्सल जो होता है वो 40% करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाउ मैनी कोचेज एंड बेसिक यूनिट BU पर रैक इन वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस से इस बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 70% टेक्निकल क्वेश्चन बनाने में उसको वंदे भारत का यूज करना ही पड़ेगा। जो मटेरियल के क्वेश्चन बनाएंगे इस बार 70% एग्जाम में, तो पूरा प्रयास कीजिए, टेक्निकल खूब पढ़िए, और जो नॉन टेक्निकल हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी आपको एग्ज़ाम में दूसरा जो पेपर होता है आपका टेस्ट सीरीज, दो टेस्ट सीरीज होते हैं हर संडे, तो दूसरे पेपर में इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जितना अभी तक दिए गए हैं टेस्ट सीरीज में वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के। डीजल से क्वेश्चन भी आपको लगभग दे दिए गए हैं, लेकिन डीजल का क्वेश्चन यदि कोई एक्सपर्ट अगर क्वेश्चन बनाता है तो नया नया क्वेश्चन क्रिएट भी कर सकता है। तो डीजल के ये सारे क्वेश्चन तो हमने आपको दिया है वो तो याद होने ही चाहिए। अगर इतना याद रहेगा तो उसके द्वारा क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर हो जाएगा, जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच का एक रैक होता है, यानी सी हो जाएगा, और 4 बेसिक यूनिट होते हैं। ठीक है, एक बेसिक यूनिट में
जो डी पहले डीटीसी होता है, फिर एमसी होता है, फिर टीसी होता है, फिर एनडीटीसी होता है, ठीक है। तो 4 कोच के एक एमसी 2 होता है। हर एक कोच के बाद एक एमसी यानी मोटर कोच लगाया जाता है। डीटीसी तो ज़रूर रहेगा, ठीक है, ड्राइविंग ट्रेलर कोच। मोटर कोच जरूर रहेगा, फिर टीसी रहेगा, फिर एमसी में मोटर कोच ही रहेगा, क्योंकि 4 कोच के यूनिट में 2 एमसी देना जरूरी है मोटर कोच। इसी को कहा जाता है 50% पावरिंग सिस्टम। तो 87 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 88। मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्बिएंट टेम्परेचर इन वंदे भारत एक्सप्रेस रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम और मिनिमम जो एम्बिएंट जो न्यूनतम परिवेश तापमान जो उसका जो होता है वंदे भारत एक्सप्रेस का, वो 50 एंड 5 डिग्री होता है। मैक्सिमम 50 डिग्री और मिनिमम 5 डिग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मटेरियल में उपलब्ध हैं। आप लोग वहाँ से जाके न केवल ये क्वेश्चन बल्कि सारे क्वेश्चन वंदे भारत एक्सप्रेस के याद कर लेंगे। उसका वीडियो भी अपलोड किया गया है, सारे पार्ट्स के लिए डायमेंशन सब कुछ दिया गया है वीडियो में, तो वो भी आप ज़रूर याद कर लेंगे। सभी चीज़ का पीडीएफ और वीडियो बनाया गया है। अगर कुछ छूटता है तो उसका काम हमेशा चलता रहता है, वीडियो बनते रहते हैं, मटेरियल बनते रहते हैं। जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं उनको इसका लाभ मिलता ही रहता है। 89 देखिए, एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 40 kmph इन वंदे भारत एक्सप्रेस। जो 0 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड को पकड़ने के लिए, ठीक है, वंदे भारत को कितना टाइम लगेगा? उतना दूरी तय करने के लिए नहीं, उतने स्पीड को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो वो स्पीड पकड़ने के लिए इसका जो लगेगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड एस लिखा है, सी लिखा गया है, ठीक है। 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, जर्क रेट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस में जो जर्क रेट है वो कितना है? वो जर्क रेट है वो है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड क्यूब। 0.7 मीटर पर सेकेंड क्यूब का जो है जर्क रेट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मैक्सिमम इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग इफोर्ट पर मोटर इन वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस में जो ब्रेकिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग इफोर्ट है पर मोटर वो मैक्सिमम है कितना किलो न्यूटन के, कितना के एन है, ठीक है। तो वो है 1000 के एन, ठीक है। 94 के नहीं, सॉरी, इसमें 94 के एन है। और जो ट्रैक्टिव इफोर्ट है वो है 1000 के एन, यानी 92 का भी हो जाएगा डी। नहीं, ये डी नहीं, ये सी हो जाएगा। 800 के एन है। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग इफोर्ट है पर मोटर वो 94 के एन है, और ट्रैक्टिव इफोर्ट जो है वो 800 के एन है, ठीक है। तो 91 का है डी और 92 का है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वंदे भारत एक्सप्रेस टेक्स वंदे भारत एक्सप्रेस टेक्स टाइम टू एक्सीलरेट फ्रॉम 0 to 100 kmph स्पीड। 0 से 100 किलोमीटर का स्पीड को पकड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को कितना समय लगेगा? तो वो लगेगा 50 सेकंड का। स्पीड को पकड़ने का, उतना दूरी तय करने का नहीं, स्पीड को पकड़ने का, ठीक है। 93 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। वंदे भारत एक्सप्रेस टेक्स टाइम टू एक्सीलरेट फ्रॉम 0 to 130 kmph। एक 0 से लेकर 130 kmph का स्पीड को पकड़ने के लिए वंदे भारत को लगेगा 85 सेकेंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। वंदे भारत एक्सप्रेस टेक टाइम टू एक्सीलरेट फ्रॉम 0 to 160 kmph। 0 से लेकर 160 kmph का स्पीड को पकड़ने के लिए वंदे भारत को लगेगा कितना लगेगा? 182.2 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। यानी 95 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। मैक्सिमम ईपी यानी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक इफोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग इन वंदे भारत ट्रेन। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक जो है ईपी ब्रेक इफोर्ट वो इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस में जो लगेगा वो 1082.2 केन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कोच लेंथ कार ओवर बडी, ठीक है, सिर्फ बडी का वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कितना है? वो है 24,000 mm, ठीक है। और कोच लेंथ ऑफ कार बडी ओनली वंदे भारत, सिर्फ कार बडी का, वो कपलर सहित था ये, ठीक है। ये 24,000 जो है LHB का भी सेम ही है, और इसका इसमें डिफरेंस हो गया 23,100 होगा, ठीक है। 98 का हो जाएगा ए, 23,100।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बोगी लेंथ ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस में जो बोगी लेंथ है वो कितना है? तो वो जो है 2700 mm का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। बोगी विड्थ ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी की जो चौड़ाई है वो है कितनी? वंदे भारत एक्सप्रेस के बोगी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है 2907 यानी 2907 mm। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 101 नंबर, हिंदी से हम लोग आते हैं अब, हिंदी वाला। ठीक है, हिंदी वाला देखते हैं। हिंदी में ये राजभाषा से भी 10% क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रूल, किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में 10% क्वेश्चन राजभाषा से पूछा जाना अनिवार्य है। तो इसका 10% हम लोग देखते हैं। 100 का हो गया सी। आगे देखते हैं 101 का। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। विच अवार्ड स्कीम फॉर राइटिंग पोइट्री एंड गज़ल कलेक्शन बुक इन हिंदी, इसके लिए अवार्ड जो राइटिंग जो कविता या गज़ल संग्रह के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, वो जो अवार्ड होता है वो होता है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम। आगे देखते हैं 103। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड कम अंडर विच रीजन? वो ए रीजन में आता है, अंडमान निकोबार। 103 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 द कंट्री हैज़ बीन क्लासिफाइड टू हाउ मेनी रीजन्स? 3 रीजन में बांटा गया है। और अब जो राजभाषा के जो 3 भाषाएं थे, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा, पारंगत भी उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब से आप जो है 4 लगाएंगे। अब से जो आपको पूछा जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारी को जो कितनी भाषाएं दिया गया है, वो 4 दिया गया है। ठीक है, चारों को आप याद रखिएगा, क्योंकि अब बहुत सारे आंसर की हमने देखा है कि उसमें 4 दिए हैं। रेलवे के रूल्स को भी हमने खंगाला है, तो वहाँ से हमको 4 ही मिला है। तो आप 4 याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजभाषा में क्षेत्र तो 3 ही हैं, ABC बांटा गया है। आगे देखते हैं राजभाषा का, इस भारत सरकार का राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। 105 का हो जाएगा सी। 106 देखिए। अंडर रूल ऑफ 8 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 एन एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में रिकॉर्ड एंड नोट ऑफ फाइल इन विच लैंग्वेज? तो 1976 के नियम 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार में एक कर्मचारी फाइल का नोट किस भाषा में रिकॉर्ड कर सकता है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी एंड इंग्लिश में भी कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नोट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब 8वीं अनुसूची में कौन नहीं है? तो राजस्थानी नहीं है, पाई कोंकणी, नेपाली, संथाली सभी उसमें उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट? कब ये जो है ना कम इनटू फोर्स कब हुआ, मतलब कब आया, अस्तित्व में कब आया? तो वो जो है 26 जनवरी 1965 को आया। इसमें कहा गया है कि 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको बाइलिंगुअल जारी करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन राजभाषा हैज़ मेंबर फ्रॉम विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनती है उसमें लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, यानी कि दोनों से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी देखिए। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन रिप्लाई टू कम्युनिकेशन इन हिंदी शैल बी गिवन इन विच लैंग्वेज? हिंदी में लिखे उत्तर का जवाब हिंदी में ही देना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हमारा टेस्ट होता है, यहाँ सबका आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद करना है और सारे मटेरियल को पढ़ना है और टेस्ट में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियोस कंटिन्यू देखना है, जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो पूछना है। टेस्ट को समाप्त होते हैं उसके सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। जब आपके पास फाइनल आंसर की दिया जाता है उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को याद करना है, आंसर को याद करना है। जब वॉल्यूम बनता है तो वॉल्यूम बनने के बाद 10 सेट का जो वॉल्यूम बनता है
अब तो 20 सेट का वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि हर संडे 2 टेस्ट होते हैं। तो 20 सेट के वॉल्यूम को भी पूरी तरह से पढ़ के याद कर लेना है, और इसी तरह से करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।